Assalamualaikum dear students, today we will discuss paper 4 P4 November 19 for O levels. This is the first question. Have a look on the question and then we will discuss the answer. The question is, a student in a laboratory investigates how the length of a spring varies with different loads. Loads यहाँ पे ऐड होंगे तो स्प्रिंग की लेंथ में इंक्रीज आएगी. There is directly proportional between extension produced in the spring and applied force or load. इस लॉ को क्या कहते हैं? ये कौन सा लॉ है? Hooke's law. According to Hooke's law, there is directly proportion between force applied and extension produced in the spring. So when we will convert it into equality, we have to multiply this side by constant. Here constant is K. K is called spring constant. This is also called constant of force. So we can define spring constant like this one. Spring constant is the ratio between applied force or load and extension produced. जो स्प्रिंग ज़्यादा हार्ड होगा उसके लिए K की वैल्यू ज़्यादा होगी. ये डिपेंड करती है स्टिफनेस पे. द वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स ऑन स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग. जो हार्डर स्प्रिंग होगा उसके लिए K की वैल्यू ज़्यादा होगी. इट मीन्स कि उसके लिए ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी होगी एक्सटेंशन प्रोड्यूस करने के लिए. क्वेश्चन, मेजर द लेंथ L ऑफ द स्प्रिंग शोन इन द डायग्राम. डायग्राम के अंदर हमने स्प्रिंग की लेंथ को मेजर करना है. स्प्रिंग की लेंथ को मेजर करते हुए ख्याल रखना है कि हुक, लेंथ ऑफ हुक इंक्लूड नहीं होनी चाहिए. तो कहाँ से कहाँ तक हमने लेंथ मेजर करनी है? यहाँ पे हुक एंड हो रही है यहाँ पे, और यहाँ से हुक स्टार्ट हो रही है यहाँ से. यहाँ तक हमने, ये हुक स्टार्ट हो रही है थोड़ा नीचे से यहाँ से, तो यहाँ से हुक स्टार्ट हो रही है और यहाँ से हुक क्या हो रही है? एंड हो रही है. तो ये लेंथ हमने मेजर करनी है. ये लेंथ जब आप मेजर करेंगे स्केल के साथ प्रॉपर तरीके से तो उसकी वैल्यू आएगी. हम उसकी वैल्यू को लिखेंगे और उसकी वैल्यू को टेबल में भी पुट करना है. वैल्यू कितनी आनी है? ये आपके कमेंट्स में लिखा हुआ है 66 मिलीमीटर. यहां पे अगर हम स्केल रख के मेजर करना चाहें, गिव मी अ स्केल. अगर आप स्केल रख के मेजर करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली अगर वो 66 मिलीमीटर ना हो तो इससे परेशान नहीं होना. उसकी रीजन क्या हो सकती है कि जब हम ये कट करते हैं तो उसको स्ट्रेच कर लेते हैं, कोई ना कोई चेंज आ सकती है. लेकिन मेजरमेंट का सही प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए. 66 मिलीमीटर इसकी लेंथ है और ये ±1 है. ±1 मिलीमीटर क्यों कहा गया? कि इसमें इतनी वेरिएशन हो सकती हैं. आंसर 65 मिलीमीटर भी हो सकता है, आंसर 67 मिलीमीटर भी हो सकता है. 1 मिलीमीटर ही क्यों हमने ऐड किया है? दिस इज लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल. जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसके लीस्ट काउंट के इक्वल वेरिएशंस हो सकती हैं. ये आपके सामने है. और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा. ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 1 मार्क. क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें. ऑन द डायग्राम ड्रॉ अ रूलर इन द करेक्ट पोजीशन. हमने पहले भी कहा था कि रूलर को यहां से स्टार्ट करनी है, रूलर की रीडिंग यहां से, और इधर यहां से रूलर की रीडिंग स्टार्ट करनी है. तो यहां पे आपने सिर्फ रूलर बनाना है और ये रूलर बन गया. रूलर की जो लेंथ है हमने खास लेंथ तक मेजर करना है. ये ऊपर लेंथ यहां तक मेजर करनी है और यहां से यहां तक. ये मेजरमेंट का सही तरीका है. लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है थोड़ी सी. शयान, क्या प्रॉब्लम है जी? यहां से आप रीडिंग ले रहे होते हैं, वहां पे स्केल का एज नहीं होना चाहिए. स्केल 10 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट ऊपर होना चाहिए और 5 to 10 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट नीचे होना चाहिए ताकि जो जीरो एरर है वो खत्म हो सके. एनी क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कैम्ब्रिज में पूछा गया हमसे. वो ये है कि स्टूडेंट जो है, द स्टूडेंट डिटरमिन दैट एक्यूरेटली एज पॉसिबल द रीडिंग ऑन द रूलर एट द बॉटम ऑफ द स्प्रिंग. यहां से हमने रीडिंग लेनी है स्टूडेंट ने. तो यहां पे जब स्टूडेंट ने रीडिंग लेनी है तो कौन सा एरर हो सकता है? यहां पे पैरेलैक्स एरर. ड्यू एरर
एरर ड्यू टू रॉन्ग पोजीशन ऑफ आई इज कॉल्ड पैरेलैक्स एरर। तो यहां पे पैरेलैक्स एरर हो सकता है। पैरेलैक्स एरर को खत्म करने के लिए आई बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द रीडिंग होनी चाहिए, टू द पोजीशन होनी चाहिए। आई को हमने यहां पे एक्स से डिनोट करना है। ये एक्स से डिनोट हो गया। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया कि बॉटम पे रीडिंग लेनी है, आई की पोजीशन को आप एक्स से डिनोट करें, वो हमने डिनोट कर दी। ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से रिलेटेड है? हुक्स लॉ, इलास्टिक डिफॉर्मेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी। हमारे पास टेबल गिवन है और ये रीडिंग हमने यहाँ पे कॉलम में फिल करनी थी। जो प्रीवियस स्लाइड में हमने लेंथ मेजर की थी, कितनी लेंथ थी प्रीवियस स्लाइड में? 66 मिलीमीटर। अब हमारे पास ये टेबल कंप्लीट हो गया रीडिंग का, स्टूडेंट ने इसको कंप्लीट किया है। अब क्वेश्चन ये है, स्टेट वन वे टू इंप्रूव द टेबल रिजल्ट्स। जो स्टूडेंट ने ऑब्जर्वेशंस ली हैं और उनको रिकॉर्ड किया है स्टूडेंट ने इन टेबुलेटेड फॉर्मेट, तो इस टेबुलेटेड फॉर्मेट को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है? देखिए 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन के बाद 2 न्यूटन होना चाहिए था, 3 न्यूटन होना चाहिए था, ऑर्डर होना चाहिए। रॉन्ग ये भी नहीं है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट बच्चे परफॉर्म करते हैं या साइंटिस्ट परफॉर्म करते हैं, तो उनकी रीडिंग लेने का एक खास ऑर्डर होना चाहिए, क्योंकि फिर उसके बाद उसकी इवैल्यूएशन और एनालिसिस करना इजी हो जाता है। तो इट्स रीडिंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, या आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें लोड के, या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। हमारे पास रीडिंग्स आ चुकी हैं, ये हमारे पास रीडिंग्स हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ये है लेंथ, जो चेंज इन लेंथ आई, ये लेंथ है, लेंथ विद रिस्पेक्ट टू लोड। आप इसको देखें ध्यान के साथ, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? कैसे नहीं है? 1 के बाद 66, 2 के बाद 100, बढ़ रही है। प्रोपोर्शन तो है, रिलेशन तो है, लेकिन जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ लीनियर नहीं आएगा। बिल्कुल ग्राफ क्या होगा? यहां पे अगर 66 के बाद 122 होता तो इक्वल चेंज इन लोड से इक्वल चेंज इन लेंथ होनी थी। तो हमने कहना था कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन इस केस में शायद एनी क्वेश्चन? 130 66 से डबल करें, हाँ 132 होना था। यहां पे अगर 132 होता तो हम कहते कि ये इक्वल चेंज इन लोड, इक्वल चेंज इन लेंथ प्रोड्यूस कर रहा है। तब अगर हम उनके दरमियान ग्राफ बनाते तो यकीनन ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता। यस, देयर इज प्रोपोर्शन बिटवीन लेंथ, लोड एंड लेंथ, बट नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एज सच। देखते हैं जी कमेंट क्या आया हमारा। नो, द लाइन डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन। लाइन जो है वो सब पॉइंट से डायरेक्टली पास नहीं होगी। अब हम ग्राफ बनाते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूज योर ग्राफ टू डिटरमिन द लेंथ, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग। हमने ग्राफ बनाना है। यहां पे ग्राफ कैसे बनाना है बच्चे? हमारे पास ग्राफ का क्वेश्चन भी था। लोड को हमने लेना है वाई एक्सिस पे और एक्सटेंशन को लेना है हमने बोले एक्स एक्सिस पे। ये एक्सटेंशन है, लेंथ है, लेंथ चेंज इन लेंथ मिलीमीटर में, और यहां पे लोड है न्यूटन में। एक्सिस का फिल करना जरूरी होता है। आप अगर प्रीवियस क्वेश्चन देखें, आप ऊपर ये क्वेश्चन है, हमने प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन लोड, लोड को वाई एक्सिस पे रखना है, एंड लेंथ, लेंथ को एक्स एक्सिस पे रखना है। ड्रॉ द बेस्ट फिट स्ट्रेट लाइन। बेस्ट फिट स्ट्रेट लाइन के बारे में भी हम बात करेंगे। आप इसको लोड के लिए करें, मैं यहां से कर लूं 1 2 3 4, कितने लोड जाना है? 5 न्यूटन। कितने जाना है? 5 1 2 3 4 5 लाइन पे मैं 1 न्यूटन लिख रहा हूं, तो नेक्स्ट 5 पे कितना लिखूं? 2 न्यूटन। फिर
3 न्यूटन, फिर 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन। और नीचे लाइंस में 66 है, तो क्या ग्राफ बनाऊं? क्या मैं यहाँ पे इसकी स्केलिंग क्या करूं? बताएं, मैं 130 का ले लूं कि ज़्यादा हो जाएगा? 20 का ले लेता हूँ, यहाँ पे 20 कर लेता हूँ, ठीक है। 1 जो है ये स्मॉल जो है, ये वाला पोर्शन 10 का ले रहा हूँ, ये 20, यहाँ पे 40, यहाँ पे 60 और यहाँ पे बोलते जाएं। क्लियर है? ये 100, 120, 140, 160, 180 एंड 200। ऑलमोस्ट इतना ही होना है। लो देखते हैं जी, 1 न्यूटन जब था तो कितनी लेंथ आई? जब 1 न्यूटन का लोड था तो लेंथ कितनी हुई? 66। तो ये 70 है यहाँ पे दरमियान में, तो ऑलमोस्ट 66 कहाँ आएगा? यहाँ पे कर लूँ? ठीक है। ये है जी 1 न्यूटन पे हमारे पास लेंथ, ये लेंथ है 1 न्यूटन पे। क्लियर? उसके बाद 2 न्यूटन पे कितना? 100। ये 100 लेंथ है और ये लोड आ गया 2 न्यूटन, ये आ गया। इसके बाद 3 पे 130, ये 130 की लाइन है। 3 न्यूटन पे 130। इसके बाद 163, 163 से थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। 163 कितने पे जी? 4 पे, 4। क्लियर? ये आ गया हमारे पास 163। गॉट इट? उसके बाद कितना आना है जी? 198। ऑलमोस्ट यहां पे कितने पे बोले जी बेटा? 5 न्यूटन पे। ये थोड़ा सा इशू हो सकता है लेकिन प्रोसीजर यही सेम रहेगा। ये आ गया जी, हमारे पास ये ग्राफ बन गया। अब आप ग्राफ देखें अगर, तो बोर्ड मार्कर मैंने यूज किया है, शार्प नहीं था, थोड़े से डॉट्स बड़े हो गए। क्वेश्चन ये है, वैसे तो हम ग्राफ फ्री हैंड से यूज करते हैं, लेकिन यहां पे क्या क्वेश्चन है? ड्रॉ द बेस्ट फिट स्ट्रेट लाइन। बेस्ट फिट स्ट्रेट लाइन क्या होती है शयान? जो बिल्कुल स्ट्रेट हो, जो बीच में आने को लो करना है, स्ट्रेट हो। बेस्ट फिट स्ट्रेट लाइन की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स कोई बताए। पास टू ओरिजिन? नहीं, ओरिजिन से पास नहीं होना, ये तो वैसे ओरिजिन से स्टार्ट ही नहीं हो रहा। बेस्ट फिट स्ट्रेट लाइन वो लाइन होती है, पहली बात तो ये है, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉट्स को टच करे। क्लियर हो गया? नंबर 2, उसके ऊपर जितने डॉट्स हैं उसके नीचे भी उतने डॉट्स होने चाहिए। इसकी आगे एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मुझे बताएं, क्लियर है? ये डॉट्स बहुत बड़े लगे हुए हैं, तो ऐसा लगेगा कि सारे डॉट्स एक ही लाइन के ऊपर आ गए हैं, लेकिन एक लाइन के ऊपर ये नहीं आएंगे। ये बेस्ट फिट लाइन है। इसके ये ऊपर डॉट चला गया तो इसके ये डॉट जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ नीचे होगा। तो नंबर ऑफ डॉट्स जो ऊपर है उतने ही नंबर ऑफ डॉट्स ऑलमोस्ट, नॉट ऑलवेज, ऑलमोस्ट इक्वल होने चाहिए। बेस्ट फिट स्ट्रेट लाइन वो लाइन होती है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉट्स को कट करेगी, उसमें से पास होगी। क्लियर हो गया? ये ग्राफ हमारे पास लोड और लेंथ का ग्राफ आ गया। अब लॉ तो ये है, लॉ हुक्स लॉ में तो कहा गया है कि फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। तो ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए था। यहां ग्राफ क्यों स्ट्रेट लाइन नहीं है? कुछ डॉट्स ऊपर क्यों हैं? अब्दुल्ला मुनीर जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। हमने तो लॉ में पढ़ा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जी बच्चे, दिस इज लेंथ नॉट एक्सटेंशन, दिस इज लेंथ।
जब 1 न्यूटन की फोर्स थी तो इतनी लेंथ थी, 2 न्यूटन की थी तो इतनी लेंथ थी। हमने एक्सटेंशन अभी फाइंड ही नहीं की। एक्सटेंशन तो होती है चेंज इन लेंथ। क्या होती है जी? यानी फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ। एनी हाउ ये आ गया। अब क्वेश्चन है यूज योर ग्राफ टू डिटरमिन द लेंथ एल नॉट। ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, यानी 1 न्यूटन की फोर्स से पहले लेंथ कितनी थी? ये देखें, इसी को डॉटेड लाइन लगा के आप पीछे करें। एक्स एक्सिस पे यहां वो कट करेगा, वो उसकी ओरिजिनल लेंथ होगी। यहां पे कट कर रहे हैं जी 30 के आगे, ऑलमोस्ट 34 बन रही है। कितनी बन रही है जी? ये 30 और 30 से आगे 34। ओरिजिनल लेंथ है इसकी 34। ओरिजिनल लेंथ हमने कैसे फाइंड की? एल नॉट। हमने उसी ग्राफ को डॉटेड लाइन लगा के हमने एक्स एक्सिस तक क्या किया? एक्सटेंड किया। अब मेरा क्वेश्चन है, ये ग्राफ ओरिजिन से क्यों नहीं पास हो रहा, यहां से क्यों नहीं पास हो रहा? वेरी गुड, क्योंकि लेंथ कभी जीरो नहीं होती। स्प्रिंग की कोई ना कोई लेंथ ऑलरेडी होती है। ये वो लेंथ है स्प्रिंग की जब उसके ऊपर फोर्स जो है या लोड जीरो था। तो देखते हैं कि एग्जामिनर कमेंट्स क्या करते हैं। 34 बिल्कुल हमारी तरह ही 34 आई है। प्लस माइनस 2 की ऑप्शन चेंज हो सकती है, इतनी वेरिएशन आ सकती हैं। 32 भी हो सकती है और 33 की रेंज में भी हो सकती है। इसमें हमारे पास जो ग्राफ है, अनसर्टेनिटी यहां भी आ सकती है इसकी मेजरमेंट में भी, और अनसर्टेनिटी इसकी मेजरमेंट में भी आ सकती है। एनी क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी इसी क्वेश्चन का। यूजिंग योर ग्राफ 1.2, ये जो आपने ग्राफ बनाया है, डिटरमिन द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग फॉर अ लोड 3.6 न्यूटन। 3.6 न्यूटन यहां पे है, वहां पे एक्सटेंशन फाइंड करनी है। एक्सटेंशन कैसे निकालेंगे बताए तो जी? लेंथ किस पे? 3.6 पे, न्यूटन पे लेंथ, माइनस कौन सी? एल नॉट। एल नॉट हमारी कितनी थी भाई? 34 मिलीमीटर। अब हमने देखना है कि 3.6 न्यूटन पे लेंथ कितनी थी। ये 3.6 न्यूटन मैंने सिर्फ स्पेसिफाई किया है, इसको मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपके लिए कोई कंफ्यूजन ना हो। दिस लेंथ मस्ट बी नोटिस फ्रॉम 3.6 न्यूटन। देखते हैं ये 3 न्यूटन, ये 2 के इक्वल था ना, 2, 4, 6, 8, 10, तो 3.6 करना है। कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। देखते हैं ये लेंथ कितनी है। ये है 3.6 न्यूटन। यहाँ पे हमने लेंथ फाइंड करनी है। ऑलमोस्ट डन। कितनी मान रही है भाई जी? ये मान रही है जी ऑलमोस्ट 1, ये आगे बढ़ रही है ऑलमोस्ट 150, 140 और 140 और 150 के एतबार मार रही है। 150 प्लस माइनस 2 कर ले, 150 कर लेते हैं, 150 mm। तो हमारे पास कितनी एक्सटेंशन हो गई? 126 मिलीमीटर। एनी क्वेश्चन जी? 150 माइनस 34 करें जी, 116। देखते हैं हमारे पास आंसर आ रहा है कितना जी। ये उन्होंने एग्जैक्ट वैल्यूज पुट नहीं की, उन्होंने सिर्फ आपको प्रोसीजर बता दिया जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। हुक्स लॉ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? हुक्स लॉ से रिलेटेड हमारे पास अब नेक्स्ट डाटा आ गया है जिसको हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। ये बेसिकली हुक्स लॉ का ग्राफ होना है। इसमें क्या देखना है हमने? लोड और एक्सटेंशन का ग्राफ देखना है। द ग्राफ बिटवीन लोड एंड एक्सटेंशन जी। पहले हमने लोड और लेंथ का लिया, अब हम लोड और एक्सटेंशन का ग्राफ देखते हैं। एक्सटेंशन कैसे फाइंड करनी है जी बताएं जरा। ओरिजिनल लेंथ कितनी थी याद है आपको? ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? 34 मिलीमीटर जी। एक्सटेंशन यहां पे कितनी आई? 66 माइनस 34, तो यहां कितना आएगा? कैलकुलेटर निकालें, हरी अप।
66 माइनस 34 जी 32 32 एक्सटेंशन आई मिलीमीटर जी। अब यहां पे क्या माइनस करें? 66 वेरी गुड, यहां पे आप ओरिजिनल लेंथ ये हो गई 66 माइनस करें कितना आ गया 34 जी। यहां पे आप माइनस करें कितना 100 कितना आ गया? यहां पे 130 माइनस करें जी। यहां पे जी 35 163। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है, ज़रा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन करने लगा हूँ। 163 माइनस करेंगे कितना बनेगा जी? 35 मिलीमीटर। ये ओरिजिनल लेंथ थी। मेरा क्वेश्चन है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने अभी पढ़ा था कि हुक्स लॉ क्या है? देयर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन बिटवीन अप्लाइड फोर्स, लोड और एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे तो इक्वल चेंजेस आई हैं, यहाँ पे जो चेंज आई है लोड की इक्वल है तो एक्सटेंशन की भी इक्वल आई है। यहाँ से डबल हुआ तो वहाँ से भी डबल हो गई एक्सटेंशन। फिर आगे इक्वल चेंजेस नहीं आई, क्यों? वेरी गुड। मोस्ट प्रोबेबली स्प्रिंग जो है वो अपनी इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर चुका है। कैसे? जब भी हम हुक्स लॉ को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं अप्लाइड फोर्स और लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन विद इन इलास्टिक लिमिट। अगर इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो चुकी है, स्प्रिंग डिफॉर्म हो चुका है, तो ये जो ग्राफ है ये चेंज हो जाएगा, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। तो यहां से आप देखें, यहां से इन दोनों लोड्स के दरमियान में इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो चुकी है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। क्वेश्चन क्या है हम ये देख लेते हैं। क्वेश्चन इससे मिलता ही है, आपने ग्राफ ड्रॉ करना है उसी से और उसका ग्रेडियंट फाइंड करना है। देख लेते हैं, मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं उसी का। ये ग्राफ ड्रॉ करना है। एक्सटेंशन कितने कितने इंटरवल लूं भाई? इंटरवल बताएं कितने कितने लूं? बोले। लोड तो सिंपल है, 1 न्यूटन इक्वल डिस्टेंस पे, 2 न्यूटन आपने ग्राफ पेपर पे करना है, 3 न्यूटन इक्वल पे, 4 इक्वल पे 5। सॉरी, एक्सटेंशन 5 के लिए लूँ, 5 के लिए लेता हूँ, ज़्यादा बड़ा हो जाना हमारे पास। 5 फिर 10 15 20 25 30 35 एडलन। ग्राफ बनाना है जी। फजल, पहली एंट्री कहाँ रखूँ? 1 पे 32 कहाँ होना चाहिए? ऑलमोस्ट यहाँ पे 1 पे 32 जी। बोले। फिर 2 पे यहाँ पे 34, 2 पे 34 जी, 3 पे 30, ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनना, 30 जी। उसके बाद 4 पे 30, पहले कितना था? 32, यहाँ पे जी। 5 पे 35, 5 पे 35 जी। ये कैसे ग्राफ बनेगा भाई? फ्री हैंड से ज्वाइन करूं? आ जाए करें। क्या हम उसको ओरिजिन से पास कराएंगे? ओरिजिन से क्यों नहीं पास कराएंगे?
लो जी, ये हमारे पास जो ग्राफ बना है ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। यहाँ से पहले दो जो वेट थे उसमें स्ट्रेट लाइन आई थी 1 न्यूटन और 2 न्यूटन, उसके बाद इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो गई, डिफॉर्म हो गया और ये चेंज हो गई। क्लियर। अब क्वेश्चन ये है कि अगर स्प्रिंग ज़्यादा स्टिफ होता, स्प्रिंग क्या होता, स्टिफ, ज़्यादा हार्ड होता और उसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस कम होती, तो ये ग्राफ कहाँ शिफ्ट होता बताएं। उधर अगर शिफ्ट होता तो समझो एक्सटेंशन बढ़ गई है, तो ये कहाँ शिफ्ट होता, बैक साइड पे शिफ्ट होता। ऑलमोस्ट सेम ही शेप रहनी थी, अगर उसका स्प्रिंग कांस्टेंट सेम था तो ये इधर शिफ्ट हो जाना था। ये आपके क्वेश्चन थे कि अगर एक ग्राफ ये बन गया है और फिर एक आपको स्प्रिंग और दे दिया गया है, उसमें वो ज़्यादा हार्ड है, तो उसका ग्राफ किस तरफ शिफ्ट होगा। उसके ग्राफ में क्या होगी, एक्सटेंशन कम होगी, ये कम एक्सटेंशन है और वो स्टिफ स्प्रिंग जो है वो हार्ड और स्टिफ होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये नवंबर का P4 है और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। अब आप मुझे ये बताएं कि ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से है। हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चन एंड टेल मी द टॉपिक। डेंसिटी, गुड। ये क्वेश्चन देखें जी। A student performs an experiment to measure the density of water. She places an empty test tube, ये टेस्ट ट्यूब है जो कि पेन के ऊपर रखी गई है। Record the mass of the test tube to 3 significant figures. ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब मैं आपको बना के दिखा दूं। ये टेस्ट ट्यूब ऐसे हॉरिजॉन्टली रखी गई है, ये टेस्ट ट्यूब है। पहले तो आप ये बताएं कि ये जो ग्राम है ये किस चीज का यूनिट है, मैस का। ये बैलेंस किस लिए यूज होता है, टू मेजर मैस। इसमें जो फिगर गिवन है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4। हमने इनको 3 में कन्वर्ट करना है, तो 3 में कैसे कन्वर्ट होगा, पहले तो इसको राउंड ऑफ करें। यहां पे 5 से ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आंसर क्या होना चाहिए, 13.6 ग्राम। ग्राम पहले से लिखा हुआ है, अगर पहले से लिखा हुआ ना होता तो मैं लिख देता। तो मैथ हमारे पास आ गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर में 13.6। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है शी फोर्स ऑफ वॉल्यूम V1 कितना है जी, 65 cm क्यूब, 65 cm क्यूब। वेल वी वर डिस्कसिंग दिस। इनिशियल वॉल्यूम गिवन है, इनिशियल वॉल्यूम किस चीज का, जब ये टेस्ट ट्यूब इसके अंदर नहीं डाली गई थी तब इनिशियल वॉल्यूम गिवन था। और इनिशियल वॉल्यूम कितना गिवन था बेटा, 65 cm क्यूब। cm क्यूब किस चीज का यूनिट है, वॉल्यूम का। उसके बाद हमने टेस्ट ट्यूब डाली तो यकीनन वॉल्यूम अप हो गया होगा। इस मेथड से डेंसिटी फाइंड की जाती है। इस मेथड को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड। क्या कहते हैं, मेजरिंग डेंसिटी विद द हेल्प ऑफ, कौन डिस्प्लेस हुआ, वाटर, लिक्विड डिस्प्लेस हुआ मेथड। ओके, अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है हमारा। ये क्वेश्चन है, रीड एंड रिकॉर्ड द न्यू वाटर लेवल V2 इन मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर में क्या है जी, देखें कोई भी लिक्विड हो वो मेनिस्कस बनाता है। मेनिस्कस क्या होती है, कर्व्ड अपर सरफेस, जो कर्व्ड अपर सरफेस होती है। ये देखें ऐसे बन रही है, ऐसे। तो बताएं वाटर के लिए मैं अपर लूं या लोअर लूं, लोअर। अपर किसके लिए ली जाती है, मरकरी। आमतौर पे जो कलर्ड लिक्विड्स हैं उनकी अपर ले लेते हैं, जो स्टिक भी होते हैं दीवारों के साथ। एनी ऑफ वाटर के लिए तो हम लोअर लेंगे। ये वाले ले, ये वाले। ये देखिए मैं ऊपर वाले नहीं ले रहा, ऊपर वाले नहीं ले रहा, मैं कौन सी ले रहा हूँ, नीचे वाले। तो बताएं कितनी बन गई भाई, 78। कैसे पता चला, देख लेते हैं। 40 है ना, ये 2, 44, 46, 48, 50, कितने कितने गैप है, 2 का। तो यहाँ पे 70, 72, 74, 76, 78, 79 ना कर लें, हैं 79। देखें भाई मैं इरेज करता हूँ फिर चेक करें।
ये 79 तक जा रहा है। हाँ, राउंड ऑफ किया है हमने, वो पूरी सिग्निफिकेंट फिगर्स का ख्याल रखा है हमने। क्यूब है ना, क्यूब क्या है, क्यूब। क्वेश्चन आपने अच्छा किया। इन्होंने कहा जी यहाँ पे 0.0 ब्रैकेट में लगा दिया, क्यों ना भी लगाएं तो खैर है, लेकिन क्यूब है ना, तो हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर लेना चाह रहे थे, लेकिन ये वाली तो सिग्निफिकेंट है ही नहीं, तो वो ना भी लगाएं, नो इशू। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा जी, कैलकुलेट द इंक्रीज इन द वॉल्यूम रीडिंग वी। कैसे निकालेंगे भाई इंक्रीज इन वॉल्यूम? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। 79 माइनस 65 कितना बनेगा? 79 cm क्यूब माइनस 65 cm क्यूब। दिस इज द फाइनल वॉल्यूम जब हमने टेस्ट ट्यूब को मेजरिंग सिलेंडर के अंदर रखा, और ये इनिशियल वॉल्यूम जब टेस्ट ट्यूब अंदर नहीं थी और सिर्फ लिक्विड था, 14 cm क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजेस्ट वन सोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल इनएक्यूरेसी इन रीडिंग द स्केल ऑन मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर के ऊपर से जो आप रीडिंग ले रहे हैं वॉल्यूम की, वो मिस्टेक हो सकती है, इनएक्यूरेसी हो सकती है। कोई एक रीजन बताएं किस वजह से इनएक्यूरेसी हो सकती है? बिल्कुल, मेनिस्कस का मसला हो सकता है। वाटर के लिए लोअर मेनिस्कस और मर्करी के लिए अपर, तो इस केस में लोअर मेनिस्कस को हमने नोट करना है। एक और कोई रीजन हो सकती है, वेरी गुड, पैरेलैक्स एरर हो सकता है, कोई और भी एरर हो सकता है। और किस वजह से हो सकता है? और किस वजह से हो सकता है? हो सकता है इसके अंदर जो ग्रेडिंग है ये रॉन्ग हो, स्केलिंग रॉन्ग हो, एनी हाउ ये आपके कमेंट्स आ गए। कौन कौन सी? पैरेलैक्स एरर की बात कर रहे हैं और मेनिस्कस की बात कर रहे हैं, ये रीजंस हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसी से रिलेटेड है, वो जो प्रीवियस हमने किया। ये देखें भाई क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, फजल पढ़ें। डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं। इक्वेशन, डेंसिटी की डेफिनेशन है, डेंसिटी इज इक्वल टू, ये रो है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। यूज योर आंसर टू कैलकुलेट डेंसिटी। हमने मास फाइंड कर लिया था, कितना मास आया था याद है आप लोगों को? ये आंसर्स आए हुए थे, आंसर ये ए में पढ़ लिया था हमने और ये B3 में हमने फाइंड किया था। वैल्यूज पुट करें। मास कितना है जी? 13.6 ग्राम और वॉल्यूम 14 cm क्यूब। आंसर निकाले शाबाश। 0.971 1 भी लिख दूं? 1 लिख दूं। अभी इस पे डिस्कस करेंगे। यूनिट क्या आएगा? ग्राम पर cm क्यूब, ग्राम है और पर cm क्यूब। मुझे आप ये बताएं व्हाट इज SI यूनिट ऑफ डेंसिटी? SI यूनिट क्या है डेंसिटी का? मास का SI यूनिट क्या है? किलोग्राम। वॉल्यूम का SI यूनिट क्या है? क्यूबिक मीटर। तो ये SI यूनिट है डेंसिटी का, लेकिन ये स्मॉलर यूनिट है G पर cm क्यूब। अब आपको मैं आंसर बताऊं जी, ये आंसर आ गया हमारा। एनी डाउट? रेज कर दूं? ये आंसर है। ये डेंसिटी की क्या डेफिनेशन होती है? mass per unit volume of a substance is called its density. क्वेश्चन नंबर 3, इसी पेपर का क्वेश्चन नंबर 3, ये वेरिएंट 2 है। क्वेश्चन 2, 3 लिखा हुआ है, ये रॉन्ग है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ओके, इस क्वेश्चन में क्या है बताएं? इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है? A student investigate the resistance of different length. आपको पता है रेजिस्टेंस क्या होती है? बोलें। What is resistance? Opposition in the flow of current. रेजिस्टेंस क्या होती है बच्चे? बोलें। Opposition in the flow of current. करंट को किससे डिनोट करते हैं? I से। Opposition in the flow of current is called रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करती है?
रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ। अगर लेंथ इंक्रीज हो जाए वायर की तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ अ वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। फजल आप ये बताएं कि हमारे लाहौर में डिफरेंट पोल्स लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स, पीसेस ऑफ वायर कनेक्टेड हैं, पूरी एक ही वायर पूरे लाहौर में ऐसे क्यों ना घुमा दी? पीसेस क्यों लगाए गए हैं? रेजिस्टेंस बहुत इंक्रीज हो जाती है। एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब है अगर वायर का विड्थ कम है तो वो जल्दी जल्दी उसकी हीट अप हो जाएगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे करेंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। थर्ड चीज़ है टेम्परेचर। टेम्परेचर पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। नेचर ऑफ द मटेरियल पे भी डिपेंड करती है। एनी हाउ, जहाँ जो बच्चा एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो इस रिलेशन को फाइंड करना चाह रहा है। देखते हैं। A student investigate the resistance of different length of a metal with PQ। ये मेटल है, यहाँ से यहाँ तक मेटल है, 1 मीटर लॉन्ग है, पूरी 1 मीटर। क्लियर? शी सेट्स अप द सर्किट, सर्किट सेटअप हो गया। क्वेश्चन, ये अभी इंस्ट्रक्शन हैं आपको। शी प्लेसेस द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट एस, आपको पता है रेजिस्टेंस वेरी करता है। ये यहाँ पे रखा तो आप कौन सी लेंथ इंक्रीज होगी? ये वाली लेंथ यूज होगी। इसको आगे करते जाएंगे तो लेंथ जो इन कंसिडरेशन है वो बढ़ती जाएगी। स्टूडेंट क्या कर रही हैं? वो यहां तक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को रख रही है। इट मींस स्टूडेंट इज गोइंग टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस पीस ऑफ कंडक्टर। कितना डिस्टेंस है? एल कितनी है भाई? लेंथ 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर लिख दो, ये लेंथ है 10 सेंटीमीटर। फ्रॉम एंड पॉइंट P to S, ओके। रीडिंग ऑन एमीटर, एमीटर यहां लगाया गया है और वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाया गया है। क्वेश्चन क्या है हमारा, ये देखते हैं। क्वेश्चन तो हट गया हमारा, ये है हमारे पास क्वेश्चन उसी से रिलेटेड। आप प्रीवियस फिगर को देखें। प्रीवियस फिगर में क्या है? यहां वोल्ट मीटर कनेक्टेड है। इस वोल्ट मीटर की रीडिंग से कनेक्ट आपका क्वेश्चन आया है। रीडिंग चेक करते हैं जी। रीडिंग बताएं कितनी है? वोल्ट मीटर रीडिंग। रीड द वोल्ट मीटर स्केल एंड रिकॉर्ड योर आंसर। रीडिंग बताएं, रीडिंग बताएं। ये 0.5, ये हाँ 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1, 0, यानी 0 यहाँ पे, 0.1 यहाँ पे, बोलते जाए 0.2 यहाँ पे, 0.3 यहाँ पे, 0.4 यहाँ पे, 0.5 वहाँ पे। आप इसके लिए तो क्लियर हो गए। अब हमने देखना है कि एक लाइन, एक डिवीजन किसको शो कर रही है? 1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0. ये 4, ये कितने बनेगी? यहाँ पे आप देखेंगे 0.21। गुड, आंसर चेक कर लीजिए 0.21 वोल्ट। अगर यूनिट ना लिखा हुआ हो तो आपको यूनिट लिखना चाहिए। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। आपने अभी पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड किया था, कितनी लेंथ के लिए? 10 मीटर के लिए। कितना आया था पोटेंशियल डिफरेंस? 0.21। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि आप आर फाइंड करें। आर, ये पहले ये बताइए कौन सा लॉ लगा हुआ है? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? V इज इक्वल टू आई आर, आर इज इक्वल टू V ओवर आई। जी, इस कॉलम में क्या होना चाहिए? V की वैल्यू और I की वैल्यू को डिवाइड करना है। V की वैल्यू कितनी है जी? बोले 0.21। I की वैल्यू 0.25। इसके अकॉर्डिंग, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग आंसर बताएं। आंसर कितना आ गया? 0.84 ओहम। ओहम यूनिट है रेजिस्टेंस का। 0.25 था। कोई डाउट? ये सिंपल क्वेश्चन थे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी ये देखिए क्वेश्चन। द स्टूडेंट रिपीट्स द प्रोसीजर फॉर लेंथ 20। पहले 10 के लिए एक्सपेरिमेंट किया,
एम मीटर की रीडिंग ली, वोल्ट मीटर की रीडिंग ली और रजिस्टेंस फाइंड की। फिर आप उसने उसकी लेंथ को इंक्रीज कर दिया, फिर इंक्रीज कर दिया, इस तरीके से उसने ये टेबल की रीडिंग ले ली। क्वेश्चन है विद इन द लिमिट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट एरर सजेस्ट द रिलेशनशिप बिटवीन R एंड L। मैंने आपको पहले बताया कौन सा रिलेशन होगा, डायरेक्ट रिलेशन। और कौन सा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन लीनियर ग्राफ। हमने यहां पे इनका सिर्फ रिलेशन लिखना है। लेंथ इंक्रीज होने से R इंक्रीज होगी, प्रोपोर्शनल है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी। द स्टूडेंट नोटिसेस दैट द वायर इज वार्म एट द एंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। डिस्क्राइब वन प्रिकॉशन दैट द स्टूडेंट कैन टेक टू मिनिमाइज दिस हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट को कम करना, क्या करना चाहिए, एरिया ज्यादा कर दें, इंसुलेशन चेक कर लें। एनी अदर कमेंट? आप एक्सपेरिमेंट लॉन्ग टाइम के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लॉन्ग टाइम के लिए। तो बेस्ट जो है वो ये है कि हर एक लेंथ के बाद आप स्विच ऑफ बिटवीन रीडिंग, थोड़ी देर का पाज लें, ताकि जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वायर का वो दोबारा ठीक होता जाए। एनी कमेंट ऑन दिस? पास लेके करना है काम जी। हमारा इस जो है वो टॉप इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन है, इससे पहले इन्होंने जो है आपको डायरेक्शंस दी हैं। डायरेक्शन में ये बताया गया है, ये एक प्रिज्म है, प्रिज्म में पाथ ऑफ लाइट को देखना था, जहां पे कॉमन पिन लगाई गई है स्ट्रेट लाइन में, और फिर इनका इमेज देखा गया है इस साइड से, और उनकी स्ट्रेट लाइन में ये पिन्स लगाई गई हैं। आपने जब परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट तो मैंने आपको कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स बताई थी, उनमें कोई एक प्रिकॉशनरी मेजर बताएं। पिन्स मस्ट बी वर्टिकल, और पिन को कहां से देखना है, बॉटम से, क्योंकि पिन ऊपर से टेढ़ी हो सकती है, और पिन शार्प होनी चाहिए। और पिन को आपने अंदर लगाना कैसे है, विद द हेल्प ऑफ थंब। ड्रॉ द नॉर्मल टू द प्रिज्म एट पॉइंट Z। नॉर्मल ड्रॉ करना है, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। वेरी गुड। नॉर्मल को ना हम डॉटेड लाइन से ड्रॉ करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। नॉर्मल को किससे ड्रॉ करना है हमने, आइंदा डॉटेड लाइन से, ताकि लाइन मिक्स ना हो। आपको कैसे पता चला कि ये नॉर्मल है? कट कर रही है तो नॉर्मल है। कौन सा एंगल बना रही है, आप आ जाए बताएं मुझे। दिस ब्रोकन लाइन इज अ नॉर्मल ऑन साइड XW। हाउ कैन यू प्रूव इट? कितने का? ये नॉर्मल 90 का है। यस, द एंगल ऑफ दिस लाइन विद दिस साइड XY इज ऑफ 90 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री नहीं है, बल्कि ये जो एंगल बन रहा है ये वाला 90 डिग्री है, या ये वाला 90 डिग्री है। अब पता चल गया है कि ये नॉर्मल है। अच्छा, ये कितने का एंगल है? 90 डिग्री। कैसे पता चला? ये बिल्कुल 90 डिग्री है। तो बताइए ये कौन सा एंगल होगा? ट्राइएंगल की तीनों साइड्स कितनी होती हैं? ये 45 डिग्री का है। ये कितने का होगा? 45 डिग्री का। अब आप बताएं कि ये एंगल क्या होगा? 45। वेरी गुड। ये थ्योरम है हमारा 45 डिग्री का। एंगल ऑफ इंसिडेंट कितने का बन गया? 45 डिग्री। 45 डिग्री है ना जी? हाँ 45 डिग्री ठीक है। 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, 45 डिग्री है। सुने आप मजे की बात, ये बना हुआ है गिलास से।
गिलास प्रिज्म का जो क्रिटिकल एंगल होता है वो राउंड अबाउट 42 डिग्री होता है। कितना होता है? 42 डिग्री। हियर इन दिस केस द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्लियर? अगर ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो क्या लाइट पास होगी स्ट्रेट? नहीं होगी, बल्कि क्या होगी? क्या होगी? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। किस तरीके से होगी? जितना यहां एंगल बनाया है उतना ही यहां से एंगल बना के बाउंस बैक होगी। ये भी 45 डिग्री। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कौन सा? ये वाला? ये भी 45 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि ये दरमियान में कट कर रही है ना, तो ये एंगल कितने का होगा? 45 डिग्री। क्लियर? यहां पे कितना एंगल बन गया? बोले सेम। कितना? 45 डिग्री। तो क्या ये लाइट बाहर जाएगी? बताएं। फिर यहां पे आप नॉर्मल ड्रॉ कर लें, नॉर्मल ड्रॉ कर लें डॉटेड लाइन से जी। बताएं अब क्या होगा? बेंड करेगी, मेकिंग सेम एंगल। कितना? 45 डिग्री। अब बताएं ये थोड़ा सा पॉइंट जो है वो स्ट्रेच हुई है, तो इस वजह से इस पॉइंट से पास नहीं होना। वैसे इस लाइन को आके इस लाइन से ऐसे पास होना चाहिए। मैं इसकी फिगर के अकॉर्डिंग कर लेता हूँ। फिगर चूंकि स्ट्रेच की गई है, जब फिगर स्ट्रेच होती है तो थोड़ी बहुत डिफरेंस आ जाती है पिन्स में। ये यहाँ पे करें जी, हाँ, ये यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगी, यहाँ के बाद फिर ये बाउंस बैक होगी, क्योंकि अगेन 45 डिग्री एंगल बन रहा है जो कि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अब ये 90 के एंगल पे स्ट्राइक की है, और हमारा ये लॉ है कि अगर कोई रे 90 के एंगल पे आ रही है तो वो स्ट्रेट पास होगी। इस तरीके से हम पिन्स के साथ इसको ड्रॉ करेंगे। एरोज लगाना ज़रूरी है। ये लाइट बाहर पास हो रही है, ये इस पॉइंट में से। दिस इज द पैसेज ऑफ लाइट। पहला क्वेश्चन क्या था? देखिए, ड्रॉ द नॉर्मल एट द पॉइंट जी। नॉर्मल ड्रॉ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? यूज आर रूलर टू ड्रॉ द पाथ ऑफ रे फ्रॉम जी। जी से पाथ ऑफ रे मैंने ड्रॉ की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ताकि ये मर्ज भी वापस हुई। डिस्क्राइब द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ द प्रिज्म। बताएं, एंगल आ रही थी 180 के एंगल पे वो बाउंस बैक हुई लाइट, ऐसा है। तो ये है हमारे पास फाइनल कमेंट। वेल स्टूडेंट्स, आज हमने सॉल्व किया P4 कौन से ईयर का? 2019 नवंबर। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह 2018 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।